नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे हर महीने के पहले रविवार को होने वाले हमारे मासिक कार्यक्रम उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग के 15वें एपिसोड की आज की हमारी खास मेहमान है प्रोफेसर विमला थोराट जी। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। स्वागत है प्रोफेसर विमल थोराट जी आपका। नमस्कार। 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 मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। तो विदुष बैटन फेसबुक पेज में आपका बहुत स्वागत है। सभी जानते हैं कि उजास मायनों का कार्यक्रम में हम अपने समय की एक उन्नत चेतना की उजास के माध्यम से कुछ रोशनी लेने की कोशिश करते हैं और उस विषय की कोई विशेषज्ञ जिनका उन मूल्यों पे यकीन हो वो हमारे लिए ऐसी प्रखर मेधा की उजास लेके आती हैं। तो आज प्रोफेसर विमल थोराट जी हमारे लिए लेकर आई हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उजास। जो नहीं होते तो विदुष बैटन जो कि समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है, तो हम समझ भी नहीं सकते कि हम कहाँ होते और हम समानता के मूल्य के रूप में भी समानता को जानते होते या नहीं जानते होते। और खास तौर से महिलाओं का आज हमारा मेन विषय महिलाएं हैं, तो महिलाओं की तो क्या ही स्थिति होती है अगर हम अभी क्या पता कहाँ किस हालात में होते। अभी भी संविधान में और आचरण की इतनी दूरी है। तो उन सारे विषयों पे तो प्रोफेसर विमल थोराट जी ही हमारे सामने अपनी बातें रखेंगी। मैं उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी और उसके बाद फिर वो डॉक्टर अंबेडकर और महिला अधिकार विषय पे अपना वक्तव्य देंगी। और मैम इस बीच में लगातार आपके साथ बनी रहूंगी, बस खाली अपने को ऑफ कर लूंगी, तो कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगी आपको, है ना। और मैं अगर दर्शकों की टिप्पणियां आती रहेंगी तो मैं अपने पास नोट करती रहती हूँ। जब आपका वक्तव्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैं आपके पास टिप्पणियां लेकर मैं आपके पास आऊंगी, तो आप अपना ध्यान वक्तव्य में रख सकती हैं। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रही होंगी। तो मैं बहुत संक्षेप में इनका परिचय कर दूं कि इनका जन्म हुआ है विदर्भ महाराष्ट्र में और ये जानी मानी दलित चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं और लेखिका तो है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं जिनकी अभी मैं सूची बताऊंगी, जिनमें से 2 मेरी पढ़ी हुई हैं पूरी, और उसके अलावा समय समय पे जगह जगह पे जो विभिन्न जर्नल्स में इनके लेख छपते हैं वो मैं पढ़ती रहती हूँ। मूलतः मराठी भाषी प्रोफेसर विमल थोराट की बीए तक की शिक्षा मराठी माध्यम से हुई। उसके बाद इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए, एमफिल और पीएचडी किया। जेएनयू में दलित साहित्य पर हिंदी की पहली पीएचडी का श्रेय विमल जी को ही जाता है। इसके बाद वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही और डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर से संयोजिका के पद से सेवानिवृत्त हुई। ये डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी के मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए निरंतर अनेक स्तर पे सक्रिय हैं। फील्ड में भी काम करती हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और लेखन के जरिए और अन्य चीजों के जरिए तो सक्रिय हैं ही। मानवाधिकार के मुद्दों पे जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद करती गई हैं। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं के मुद्दों के लिए जागरूकता हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पे अपने विचार रखती रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हाशिए के जितने भी पहचाने हैं उनका एक साझा संघर्ष ही हमें समानता के मूल्यों की तरफ ले जा सकता है। उन बुद्ध, फुले और अंबेडकर के विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है और उनका जीवन का मूल ध्येय इन्हीं के विचारों की रोशनी में हमें अपने समय को समझने और उनकी लॉ को बनाए रखना है। इनकी प्रकाशित पुस्तकों के नाम हैं हिंदी साठोत्तरी कविता और मराठी दलित कविता में सामाजिक राजनीतिक चेतना। दूसरी किताब है हिंदी और मराठी के स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों में जाति और वर्ग संघर्ष, द साइलेंट वॉल्केनो। तीसरी किताब है जिसमें दलित कवित्रियों की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है। एक किताब इन्होंने संपादित की है दलित साहित्य का विद्रोही स्वर और दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर। 5वीं किताब है जो मैंने पढ़ी है, काफी समय पहले ही पढ़ ली थी, और प्रभुत्व एवं प्रतिरोध भारतीय दलित कहानियां, ये इन्होंने संपादित की है।
इनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ एकाध के नाम लूंगी सिर्फ, कि ये 2 बार दलित लेखक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं और इस पद पर निर्वाचित महिला वे पहली हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने दलित लेखन की मजबूती से पहचान स्थापित करने के लिए सराहनीय काम किए और सेंटर फॉर दलित लिटरेचर एंड आर्ट की त्रैमासिक पत्रिका अस्मिता की वो संपादक हैं। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान में ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की राष्ट्रीय संयोजक वे रहीं। मार्च 2015 में वे राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के पद पर निर्वाचित हुई और इस पद पर रहते हुए उन्होंने जातीय अत्याचारों के विरुद्ध लगातार वो संघर्षरत रहीं। महिला प्रथा मुक्त समाज निर्माण के लिए संघर्षरत सफाई कर्मचारी आंदोलन में बोर्ड सदस्य के पद पे वे कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से वे सिर पर मैला होने की अमानवीय प्रथा के खिलाफ समाज में चेतना विकसित करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और वर्तमान में वे सेंटर फॉर दलित लिटरेचर एंड आर्ट के अध्यक्ष हैं। सम्मान भी इनको बहुत सारे मिले हैं, तो वो हमने सूची में फेसबुक पेज में डाल दिए थे कि कितने सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। हमने काम की बात की और सम्मान सूची में डाल दिए हैं। हम चाहेंगे कि हम उन्हें अधिक से अधिक सुने, तो मैं बहुत सम्मान के साथ प्रोफेसर विमल थोराट जी आपका स्वागत करती हूँ कि आप कृपया डॉक्टर अंबेडकर और महिला अधिकार के विषय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, जय सावित्री, जय भीम। और आज मुझे उजास मायनों के इस कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। रश्मि जी लगातार मुझे पिछले 2 हफ्तों से मेरे संपर्क में रही और मुझे इस कार्यक्रम में लाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की है, और मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे विषय के कुछ पहलू आपके सामने रखूं जिससे कि तमाम जितनी जानकारी है उस जानकारी में और थोड़ी सी बढ़ोतरी। तो आज का विषय यही रखा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की का स्त्री के प्रगति में या स्त्री के विकास में, भारतीय स्त्री के विकास में क्या योगदान रहा। ये एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसे थोड़े में मैं समेटने की कोशिश करूंगी। और मुझे कितना समय दिया जाएगा रश्मि जी? जी, समय की तो कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहें, क्योंकि हमारा महीने में एक ही कार्यक्रम होता है, तो समय की कोई सीमा नहीं है। जी, फिर भी 1 घंटा, पौना घंटा? हाँ, घंटा भर तो चाहेंगे हम सुनना कम से कम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज हम डॉक्टर बाबा साहब के उस योगदान के वो हम याद करेंगे। आने वाले 14 अप्रैल को उनकी जयंती है और बहुत पूरे भारत देश में कोने कोने में उनकी जन्म दिवस बहुत उत्सवपूर्ण रूप से मनाया जाता है। तो आज हम उसी की शुरुआत कर रहे हैं, उसी उत्सव का एक हिस्सा है आज का ये कार्यक्रम। और मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की के बारे में लगभग अब सभी जानने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे संविधान के मूल्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उन मूल्यों के प्रति एक अवमानना का जो भाव दिखाई दे रहा है सद्य स्थिति में, तो संविधान और उसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जानने की बहुत बहुत कोशिशें हो रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात घटित हुई है कि जिन बच्चों ने या जिन युवाओं ने संविधान के बारे में कभी पढ़ा नहीं या उनके पाठ्यक्रम का ये हिस्सा नहीं रहा, तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। और जब तक वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है तो गहराई से उस पर विचार विमर्श या उसके प्रति जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगभग पिछले 4-5 वर्षों में संविधान के बारे में लोगों में एक बहुत उत्सुकता और उसे जानने की कोशिश हो रही है।
और जैसे जैसे संविधान के मूल्यों की अवहेलना करते हुए जो राजनीतिक माहौल यहाँ तैयार हो रहा है, या राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से अपने आप को उसकी विरोधी दिशा में जाकर अपनी सत्ता में कायम रखने के जो प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे वैसे हमें संविधान के उन मूल्यों को पूरी तरह से कायम रखने के लिए, उन मूल्यों को फिर से अपने जीवन में उतारने के लिए, व्यवहार में उतारने की कोशिश तभी करेंगे, तभी हम इस देश के स्वतंत्र और स्वाधीन और समतावादी जो मूल्य है उसे अपना सकेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि भारत रत्न और संविधान निर्माता जो विश्व विख्यात अर्थतज्ञ माने जाते हैं, और दुनिया के 100 जो सबसे ब्रिलियंट जो व्यक्ति है उनका उसमें उनमें उनकी शुमार होती है। तो उनके बारे में बातचीत करना और जानकारी देना एक बहुत अपने आप में एक चुनौती होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करके अपनी MA PhD हासिल करके और DSc हासिल करके जब वापिस भारत में आए, तो यहाँ पर जो स्थिति जो जब गए थे तब में और लौटने में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे और तीव्रता से वो महसूस करने लगे कि भारत में जाति व्यवस्था के कारण जो एक धार्मिक किताब ने जो कह दिया, लिख दिया, उस पर लोगों ने इतना विश्वास किया कि सदियां बीत गई, 2,500 वर्ष बीत गए, लेकिन लोगों के दिमाग से वो ऊंच नीच का भाव और ऊंच नीच श्रेष्ठता और कनिष्ठता का भाव मिटने से रहा। और जाति व्यवस्था का जो दंश जो लोग झेल रहे हैं कई सदियों से, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें बहुत कष्ट होते रहा। और यही कारण है कि 1927 में उन्होंने महाड़ के चौदार तालाब से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। ये मानव अधिकार का सत्याग्रह था कि मूलभूत जो जरूरत है इंसानों की, पानी जैसी जो मूलभूत जरूरत है और जो एक नैसर्गिक संसाधन है, नैसर्गिक है, उस पर भी उनका अधिकार नहीं था। और पानी के लिए वो घंटों बिलबिलाते रहते और लोगों से पानी की गुहार लगाते रहते कि हमारे कलसे में, हमारे घड़े में पानी डालिए, पानी दीजिए, हमें पानी पीना है। हम सब ने ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद जी का ठाकुर का कुआं पढ़ा है, और उसके बाद तमाम रचनाएं हमने पढ़ी। तो उस स्थिति में कितना बदलाव आया है ये आज भी हम देख सकते हैं। और बहुत बहुत ऐसी घटनाएं आज भी घट रही है कि जिससे हमें लगता है कि आज भी हमें बहुत ही तीव्र संघर्ष करने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने जो चौदार तालाब का जो महाड़ से, वहाँ पुणे के पास जो महाड़ है रत्नागिरी जिला में, उसमें वहां से जो सत्याग्रह किया, उसमें सबसे जो लोग उसमें शामिल हुए, जो दलित जो शामिल हुए थे, उसमें महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। और ये वो महिलाएं थी जो शिक्षित नहीं थी, केवल उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मालूम था और ये मालूम था कि ये व्यक्ति जो है डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये विदेश से पढ़कर आए हैं, ये पहले शिक्षित व्यक्ति है, सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति है, और उनकी डिग्रियां इतनी है। वो तो नहीं जानते थे कि क्या क्या डिग्रियां लेकर आए हैं। लेकिन एक हमारे अधिकारों के लिए एक युवा, उस समय बाबा साहेब बहुत युवावस्था में थे, और एक युवक हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सत्याग्रह कर रहा है, तो उसमें हमें शामिल होना चाहिए। तो महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी थी उसमें। अपने बच्चों को गोदी में लेकर महिलाएं वहां पहुंची थी। 3-3 दिन की
रोटियां बनाकर अपने साथ बांध कर लेके गई थी और सत्याग्रह में उतरी थी। और बाबा साहब का ये हमेशा सपना, हमेशा उनका ये कहना मानना रहा कि अगर किसी समाज का मूल्यांकन करना है तो वो वहां की उस समाज की स्त्री की कितनी प्रगति हुई है उससे हम उसे नाप सकते हैं। तो हर उनके दूसरे जो सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह उन्होंने किए, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह जिसमें मंदिर प्रवेश के लिए, मंदिर प्रवेश का के पीछे उनका ये उद्देश्य नहीं था कि उस मूर्ति की पूजा की जाए जो कि हमारे और आपके और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन वो एक अधिकार है, नागरिक का अधिकार है। अगर नागरिक का अधिकार उन्हें नहीं मिला तो उसे हासिल जरूर करना चाहिए। पानी की समस्या से छुटकारा तब भी नहीं मिला और वहां के जो सवर्ण लोग थे उन्होंने उस तालाब को ये कहकर फिर से बंद कर दिया, उस पर अछूतों की अछूतों की अस्पृश्यों की एंट्री बंद कर दी कि ये तालाब तो किसी की मिल्कियत है, उसकी अपनी संपत्ति है, तो संपत्ति पर अधिकार उसी का होता है। ऐसे इस तरह से उन्होंने एक पिटिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ के सामने रखी और उनके पक्ष में तब के जो भी जज रहे होंगे उन्होंने उनके पक्ष में एक बात, जो भी रिजल्ट था वो उनके पक्ष में गया। लेकिन ये सत्याग्रह काफी समय तक, 6 साल तक चला और आखिर में पानी की जो पानी पर जो अधिकार है वो दलितों को भी अधिकार मिला। तो ये केवल अधिकार और मानव अधिकार की ही बात नहीं, अपने पहचान का भी एक संघर्ष रहा है ये, क्योंकि दलित की कोई पहचान नहीं थी, इंसान के रूप में कोई पहचान नहीं थी, एक अछूत के रूप में उसकी पहचान थी कि जिसे छूने से, जिसकी जिसकी छाया पड़ने से या जिसकी जिसकी परछाई पड़ने से या उसके पद चिन्हों पर पैर गिरने से हम अस्पृश्य हो जाते। वो एक अस्पृश्य अदृश्य व्यक्ति था जो कि किसी के सामने नहीं आ सकता था, मतलब दिन में किसी के सामने से नहीं गुजर सकता था या उसे आने की मनाही थी। तो ये जो सत्याग्रह जितने भी किए हैं बाबा साहब ने, उसके बाद कालाराम मंदिर का सत्याग्रह और फिर महाड़ में जो 1932 में जो मनुस्मृति जलाने का जो सत्याग्रह, मनुस्मृति जलाई गई, तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर महिलाओं की संख्या थी। तो बाबा साहब उसमें बाबा साहब की ये हमेशा कोशिश रही कि महिलाएं जब तक, दलित महिलाएं या और अन्य महिलाएं भी जब तक आगे आकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेगी तब तक ये अधिकार बहुत जल्दी, हमें वो अधिकार हम प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी समाज प्राप्त नहीं कर सकता। ये उनका मानना था और वाकई ये बहुत सच्चाई है इसमें कि हम देखते हैं कि जब जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है या बहुत बड़े अधिकारों को छीनने की कोशिश की जाती है कुछ संभ्रांत लोगों के या जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं उनके उनके द्वारा, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार करने वाली जो जो सवर्ण सवर्ण समाज है उनके द्वारा, तो महिलाएं ही आवाज उठाती है और सबसे अधिक तीव्रता से और एक प्रतिरोध की आवाज उनकी होती है। और वो लेखन में उनके उनके लेखन में भी वही झलकती है। उनकी कविताएं अगर आप देखे पढ़े तो लगता है कि वो कितने आक्रोश के साथ और कितनी क्रोध के साथ इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हुई है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। तो ये बैकग्राउंड है जो पूरा मैं बता रही हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता बहुत अधिक रही और महिलाओं की संख्या को ना देखे, लेकिन महिलाओं में जो चेतना जगी उस चेतना का अंश हम देखते हैं कि उस चेतना ने उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का एक बहुत बड़ा संकल्प किया। ये हम पढ़ सकते हैं सावित्रीबाई फुले के बाद जो उन्होंने तो शिक्षा की शुरुआत ही की, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, वो तो हमारी एक प्रेरणा है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब के
भाषण सुन सुनकर जो महिलाएं घर जाती थी या उनके घर के लोग आते थे, तो वो सारे मोहल्ले में या सारे गांव में घूम घूम कर बताते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को जो जो नहीं पढ़ाएगा तो वो सबसे पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा। और कौशल्या बैसंत्री, बेबीताई कामले, शांताबाई कामले की और तमाम बाकी जो लेखिकाएं हैं जिन्होंने आत्मकथन लिखे हैं, उनके आत्मकथनों में ये हिस्सा आता है कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ को ये कहते हुए सुना है कि चाहे मुझे कितनी ही मेहनत मजदूरी करनी पड़े, चाहे मुझे आधा पेट रहना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं। और उनके ये कहने के अनुसार, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत के कारण आप कहीं पर भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड हमें मिलता है कि महिलाओं की भागीदारी को बहुत उन्होंने सुनिश्चित किया। और 1942 में जो महिलाओं का, दलित महिलाओं के लिए उन्होंने जो महिला शेड्यूल कास्ट महिला फेडरेशन, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट महिला फेडरेशन की स्थापना की थी, उसकी तमाम जितनी भी कार्यकारिणी थी और अध्यक्षा थी, वो सभी महिलाएं, दलित महिलाएं थी। और उन्होंने उनकी अध्यक्षता में उनकी नागपुर में 1942 में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, बहुत बड़ा परिषद हुई थी, जिसमें लगभग 25,000 के करीब महिलाएं आई थी, पूरे पूरे विदर्भ से और तमाम दूसरे भी महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से भी। तो ये एक ऐतिहासिक एक क्षण था कि दलित महिलाओं ने अपने कुछ मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र के साथ वो वहां पर मौजूद थी, और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वो महत्वपूर्ण डिमांड की थी, वो मांगे रखी थी, जो सामान्य जो पढ़ी लिखी महिलाएं भी उसे नहीं समझ पाई थी उस समय। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की मांग की थी। उन्हें लड़कियों उस घोषणा पत्र में ये भी था कि लड़कियों के लिए हॉस्टल्स चाहिए, और उन्हें पानी और तमाम जो जितनी भी जो सुविधा है, उन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और इस तरह से एक महिला जिस तरह से सोचती है, ये उनके घोषणा पत्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अध्यक्ष होते हुए भी उस परिषद के, वो अध्यक्ष के नाते मंच पर नहीं बैठे रहे, बल्कि उन्होंने मंच पूरी महिलाओं को कहा कि ये आपकी परिषद है, आप चलाएंगे। और उसमें कौशल्या बैसंत्री भी बहुत कम उम्र में उसमें शामिल थी, और सुलोचना बाई डोंगरे उसकी अध्यक्षा थी। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामने स्टेज के सामने प्रेक्षक प्रेक्षक के रूप में बैठे और सुन रहे थे। तो ये एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के ये गुण होते हैं कि वो हमेशा अपने को अध्यक्ष पद के, जैसे आजकल हम देखते हैं कि अध्यक्ष अपनी कुर्सी से उतरते ही नहीं, परिषद में चाहे और कोई बोल भी रहा है, कोई वक्तव्य दे रहा है, लेकिन अध्यक्ष अपनी कुर्सी से नहीं हटते, कुर्सी को पकड़ के रखते। तो बाबा साहब का ये जो स्त्री के प्रति जो एक बहुत ही संवेदनशील रवैया था, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो एक मौका दिया था, वो बहुत ही सराहनीय है, हमें लगता है, जो आज के समय में भी हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हम उसके बाद हम आते हैं कि जब वो वॉइसरॉय कमेटी के मेंबर बने, और वॉइसरॉय कमेटी के मेंबर बनने के साथ साथ जब उन्हें एक मंत्री का पद दिया गया, और मंत्रालय, क्योंकि आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी ये डिमांड थी कि अब वॉइसरॉय अब हमारे लोगों को, मतलब भारतीय लोगों को ही ये सारी जगह दे, केवल वो उनके पास एक वॉइसरॉय के रूप में रहे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी अब भारतीय लोग संभालेंगे।
तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1942 से 1945 तक जो विभाग मिला था, जो मंत्रालय मिला था, जिसके वो मंत्री रहे हैं, वो था वाटर पॉलिसी, वाटर, कोल एंड पावर पॉलिसी। जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जब वो कोल और कोल माइंस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से उसका नाम था, लेकिन अब वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज बन गई है। तो उस समय के उनका जो योगदान रहा है वो हमसे अभी छुपा नहीं है, उसे छुपाने की बड़ी कोशिशें की गई है। लेकिन बाबा साहब के शताब्दी वर्ष में एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसे सुखदेव थोरात को दिया गया था, और उन्होंने बाबा साहब की 45 जो उस समय की जो जितनी भी फाइलें थी, उन 3 वर्षों की, 3 वर्षों की जो फाइलें थी, उन फाइलों को देखने का उन्हें परमिशन मिली, और उन फाइलों में जो बाबा साहब ने नोटिंग ड्राफ्टिंग की थी, जो भी योजनाएं उस समय बन रही थी देश के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए, उस विकास में उनका क्या योगदान रहा है, ये आज हमारे सामने है, केवल उस प्रोजेक्ट की वजह से। वरना ये योगदान भी हमें किसी के सामने नहीं आता। उसके कई कारण हैं, हम कारणों की तरफ नहीं जाते हैं, हम केवल उन तथ्यों की तरफ अपना ध्यान बनाए रखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो प्लानिंग की है, जो बड़े बांधों की प्लानिंग उस समय की थी, उसमें भाखड़ा नांगल और दामोदर वैली जैसे प्रोजेक्ट थे, और जो उनके उस मंत्रालय में रहते हुए ही पूरे हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। और कोल और माइंस के भी वो उनके अंडर ये दोनों चीजें थी, कोल और माइंस। तो माइंस में काम करने वाली जो महिलाएं थी, मतलब जो खदान में काम करने वाली जो महिलाएं थी, उनके जब वो खदान में उतरते थे अपने अधिकारियों के साथ देखने के लिए कि खदान, कोयला निकालने वाली जो खदानें हैं, कोयला जहाँ से निकलता है, तो वहां महिलाएं भी काम करती है, तो वो उनकी स्थिति क्या है। तो उन्होंने देखा कि वहां एक तो अंधेरा रहता है, और उतनी नीचे महिलाओं को काम करना एक बहुत असुरक्षित महिलाएं हो जाती है। तो उन्होंने जो उस समय जो कानून बनाए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो वो था कि उनके काम के घंटे उन्होंने पहले तो कम किए, जो कि 12 घंटे से ज्यादा थे, तो उन्होंने उसके काम के घंटे कम किए। और महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव सबसे पहली जो एक बहुत प्रगतिशील जो कदम हम मान सकते हैं कि उस समय के, या उस समय के अनुसार ये बहुत प्रगतिशील कदम था कि महिलाओं को जो छुट्टी, 3 महीने की छुट्टी, जो कि जिसे हम मैटरनिटी लीव कहते हैं। तो आज जो महिला वर्ग, जिन्हें आज जो इस मैटरनिटी लीव की जो सुविधा मिली है, तो उन्हें याद करना चाहिए कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। और मिलों और फैक्ट्रियों में जो महिलाएं काम करती थी, तो उनकी सुरक्षितता का भी उन्होंने ख्याल किया, और रात की ड्यूटी से उन्हें कम कर दिया कि रात में ड्यूटी नहीं करेंगी महिलाएं, केवल दिन में ड्यूटी करेगी। और उसके साथ ही उन्होंने ये तो हुआ कोल और माइंस के संबंध में। और जो उनकी रोजगारी थी वो समान नहीं थी, पुरुषों के बराबर नहीं थी, जो कि मिनिमम जो रोजगारी होती है, मिनिमम वेजेस होते हैं, वो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई, और उसके आधार पर उसकी जो फाइंडिंग्स थी, उसके आधार पर उन्होंने समान वेतन का अधिनियम बनाया। तो महिलाओं के प्रति, महिलाएं जो खास करके मजदूर महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बहुत श्रमिक महिलाएं हैं, उनके प्रति उनका एक बहुत ही दृष्टिकोण, बहुत ही क्या कहेंगे उसे, बहुत सकारात्मक था। और उस सकारात्मक रवैये के कारण ही महिलाओं को ये अधिकार मिले
इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। क्या उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने इस तरह से नहीं सोचा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उसे वो केवल सोचते नहीं है तो अधिनियम बनाकर वो लाते भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वे भारत स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं, और कानून मंत्री बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें जो और राजनीतिक सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक कानून लाने की को लाया, और जिसे हम सब जानते हैं उसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है। और हिंदू कोड बिल लाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की है उसे उनके उसे अगर हम पढ़े, उस पूरे बिल को पढ़े और उसकी जितनी बहस हुई है, जो संसद में जितनी बहस हुई है, उससे पता चलता है कि कितनी उनके अंदर उनके अंतर मन में और उनमें उनके मन में महिलाओं के प्रति कितना एक सकारात्मक दृष्टिकोण था, और उनकी प्रगति के प्रति वो बहुत चिंतित रहते थे कि वो हर भारत की महिलाएं बहुत पिछड़ी है, शिक्षा से वंचित रही, क्योंकि मनुस्मृति ने कभी उन्हें शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं दिया। हजारों वर्षों जब सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रयासों से जब स्कूल खुले, उन्होंने खोले, तब जाकर महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर पाई। तो ये बहुत, तो इससे पुरुषों के मुकाबले वो बहुत पीछे थी, बहुत पिछड़ी हुई थी, और ज्ञान की परंपरा जो आपको ज्ञान के चक्षु देती है उससे वो वंचित रही। तो ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को उन्हें देने के लिए एक बहुत बड़ा एक बिल बनाया, और जिसे हम जानते हैं कि हिंदू कोड बिल था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका भी बहुत सपोर्ट था, वो भी चाहते थे, क्योंकि उस वो माहौल ही अलग था। उस समय का जो माहौल था वो केवल केवल राजनीति करना नहीं था, या राजनीति में टिके रहना नहीं था, या राजनीतिक भाषणबाजी करना नहीं था। देश का प्लानिंग बन रहा था उस समय, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता से जो मुक्ति मिली थी, जो आजादी मिली थी, तो उसके बाद सबसे अहम कार्य था कि देश की प्रगति का एक नया नक्शा तैयार किया जाए, और उस नक्शे के अनुसार हम अपने देश को एक बहुत प्रगतिशील देश बनाए, विकसनशील देश बनाए। तो उसमें महिलाओं का योगदान तो लाजमी था, और महिलाएं अगर पिछड़ी है, शिक्षित नहीं है, तो वो देश के विकास में भी सहभागी नहीं हो सकती। तो ये देखते हुए, और ये तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो नए कानून उस समय बने थे, वो भी उसमें भी उनका बड़ा योगदान दिखाई देता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, उसमें उसमें अछूत और आदिवासी बच्चों के लिए आरक्षण की एक सुविधा उन्होंने दी है। और संविधान ने जो मूल्य दिए थे, संविधान ने जो समता और स्वतंत्रता और न्याय का जो मूल्य है, उसे तत्वतः लागू करने की कोशिश उस समय के सभी बड़े जितने भी बड़े राजनेता थे, नेता थे, वो करने में जुटे हुए थे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं की प्रगति में बहुत उनका योगदान रहा है। मैं कुछ अंश पढ़ देती हूँ कि उससे मुझे बातचीत करने में भी सुविधा होगी। तो ये सबसे पहले जो बिल रखा गया था 9 अप्रैल 1948 में जब तैयार हुए, तो उसका बहुत विरोध हुआ। विरोध महिलाओं की तरफ से भी हुआ, क्योंकि महिलाएं ये समझ नहीं पाई थी कि हिंदू कोड बिल उन्हें क्या दे रहा है, हिंदू कोड बिल से उनके कौन कौन से अधिकारों को उन्हें कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। तो ये ना जानते हुए भी उन्होंने यहाँ के दिल्ली के बोट क्लब पर महिलाओं के बहुत सारे प्रदर्शन होते रहे, और सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो था
जो सनातनी ब्राह्मणवादी जो लोग थे, जो जो हिंदुत्ववादी लोग थे, उन्होंने सबसे अधिक विरोध किया। और उन्हें ये उन्हें ऐसा लगता था कि अब ये हिंदू धर्म के को इससे खतरा होगा, हिंदू धर्म खतरे में है। ये इस तरह का तब के एक स्वामी करपात्री महाराज के नाम से बड़े उस समय बहुत सभी जगह पर हावी थे। उनके नेतृत्व में एक परिषद बनाई गई जिसका नाम था भारतीय राम राज्य परिषद, जो देश भर में घूम घूम कर इसका प्रचार करने लगे कि ये जो बिल पास हो जाएगा तो इससे हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म की जो रीति रूढ़ियां है, परंपराएं हैं, और धर्म धर्म की जो धर्म ने जो बताया है, जो धर्म की नीति है, वो सब तहस नहस हो जाएगी और हिंदू धर्म डूब जाएगा। लोगों में इसकी प्रतिक्रिया दिखाई दी और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने उसमें महिलाएं भी शामिल थी, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि इसका मायने क्या है। वो नहीं समझाया गया कि हिंदू कोड बिल उन्हें दे क्या रहा है। तो उन्हें अंधेरे में रखते हुए केवल धर्म का ये देकर धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर उनकी भावनाओं को उछाला गया और बहुत विरोध हुआ। और और विरोधी जितने भी लोग थे, वो हिंदू उस समय हिंदू एक तबका ऐसा भी था कि जो इसको सपोर्ट कर रहा था। महिलाएं भी थी उसमें, क्योंकि इसके कुछ दस्तावेज हमने देखे हैं कि कुछ जगह पर बाबा साहब के साथ उन्होंने उन्हें बुलाकर उनके अध्यक्षता में मीटिंग भी की है, और साउथ में ये हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, और उन्होंने उसे अच्छी तरह से पूरी तरह से उनके पक्ष में खड़े रहे और उन्हें समर्थन दिया। ये जो हिंदू कोड बिल जो था, ये भारतीय हिंदू महिलाओं की समानता के अधिकार के लिए बनाया गया था, क्योंकि जो मनुवादी जो विचारधारा है, और मनुस्मृति ने जो अधिकार उनसे छीन लिए गए थे कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, और धन संपत्ति में अधिकार नहीं, और एक बार शादी होने के बाद दोबारा उन्हें तलाक लेने का अधिकार, चाहे उनके पति कितनी ही शादी करे तो वो उसे रोक नहीं सकती, उसे वो एक्सेप्ट ही करना होगा। लेकिन उसे अगर वो विधवा होती है तो उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं था। और ये तमाम अधिकार हिंदू कोड बिल ने वो दे रहे, हिंदू कोड बिल में शामिल थे। भारतीय स्त्री का समता का अधिकार उसमें शामिल था, और बाबा साहेब उसके प्रति प्रतिबद्ध होकर एक संकल्प लेकर खड़े थे। तो चाहे कितना ही देश भर से उन्हें महिलाओं ने अपने खून से लिखे हुए 100 पत्र भेजे थे, कुछ महिलाओं ने, हालांकि वो सनातनी हिंदू धर्म पर विश्वास रखने वाली महिलाएं होगी, तो 100 पत्र उन्हें लिख कर भेजा था और लिखा था कि आप हिंदू धर्म के, आप कौन होते हैं हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, या कुटुंब व्यवस्था या परिवार व्यवस्था को तहस नहस करने वाले। हमारे कुटुंब छिन्न भिन्न हो जाएंगे अगर महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, और संपत्ति में जब महिलाएं अधिकार मांगेंगी, या दत्तक ग्रहण करने का अधिकार उसे मिल जाएगा, या विवाह का अधिकार उसे मिल जाएगा, तो परिवार व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि हिंदू परिवार व्यवस्था के बारे में हम जानते ही है, और खास करके जो सवर्ण वर्ग है, जो जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य आते हैं, हम महिलाओं की दोबारा शादी नहीं होती। विधवा होने के बाद उन्हें उनका केशवपन होता है, उन्हें सफेद वस्त्र पहनना होता है, कोई अलंकार वो ग्रहण नहीं कर सकती, और एकांत में रहना होता है, भजन पूजन करते रहिए और भक्ति करते रहिए, और 2 वक्त का खाना उन्हें
जो दिया जाता है वो नाप कर दिया जाता था। तो ये उनके लिए नियम बनाए हुए थे। तो अब जो हिंदू कोड बिल आने से, और हिंदू कोड बिल अगर जैसे कि वैसे अगर प्रस्तुत जो किया था संसद में, अगर उसी तरह से वो पास हो जाता है तो महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त होने, तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से वो सबल नारी हो जाती और सबल और शक्तिशाली हो जाती। तो इसके विरोध में केवल लोग ही नहीं थे, स्वामी करपात्री महाराज जैसे ही लोग नहीं थे, तो जो देश के हमारे उस समय के देश के हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र बाबू भी इसके विरोध में, और उनका लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ एक पत्र है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा हुआ एक पत्र मिलता है आर्काइव्स में, आप जरूर हम जरूर पढ़े उसे। वो उन्हें चेताते हैं कि अगर हमने ये बिल पास कर लिया तो आने वाले समय में, आने वाला मतलब इलेक्शन होने वाले थे 51-52 में, तो उस इलेक्शन में हमें हिंदू वोट नहीं मिलेंगे, हिंदुओं के मत नहीं मिलेंगे, तो उसमें हार हो सकती है। और मैं भी इसके विरोध में हूँ, हिंदू कोड बिल के विरोध में हूँ। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जाति कर रहे हैं, वो हिंदू एक अछूत होकर, ये भी कहा गया कि एक अछूत होकर उन्हें इतना बड़ा कदम हिंदू धर्म के में बदलाव लाने के लिए, हिंदू धर्म की महिलाओं के बेहतरी के लिए ये कदम उठाना मुझे पसंद नहीं। और इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को चेताया भी था। हालांकि नेहरू जी इसके पक्ष में थे, डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े थे, और वो चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए। और संसद में उन्होंने रखा इसे पटल पर, उस पर 3 दिन तक घमासान चर्चा होती रही, बहस होती रही, और विरोधी पक्ष जो है, जिसमें तमाम जो सवर्ण और हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग थे, चाहे वो कांग्रेस में थे या चाहे दूसरी पार्टी में थे, वो विरोध में खड़े रहे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत धैर्य पूर्वक ये सारी बातें सुन रहे थे और उसका जवाब भी दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री नेहरू जी पर थोड़ा प्रेशर वो महसूस करने लगे थे, और उन्हें लगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है पूरा का पूरा, हालांकि जो विरोध, लोगों का जो विरोध था, उस विरोध के कारण भी उनका धैर्य कम हो गया। और मुझे लगता है कि जो बिल पूरा का पूरा उस समय पास होना चाहिए था, जितने पूरे सारे अधिकार जो मिलने वाले थे, उन अधिकारों के बारे में हम पढ़ सकते हैं एक बार कि 1900 हिंदू मैरिज एक्ट लाया जाना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उससे जिसमें महिलाओं को दत्तक ग्रहण और लड़कियों को दत्तक के रूप में लेने का एक अधिकार मिलना था। हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता का अधिनियम लागू होना था, जिससे समाज में बराबरी का अधिकार मिलने वाला था। संपत्ति का पिता और पति की संपत्ति में लड़कियों को बराबरी का अधिकार मिलना था, और लड़कियों को गोद लेने का अधिकार। केवल पहले तो लड़कों को ही अधिकार, लड़कों को ही गोद लिया जाता था, क्योंकि वही वंश चलाएगा या वही चला सकता है, लड़कियां नहीं चला सकती वंश। तो इन तमाम कानूनों को लाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश, जैसे उस समय के या आज के समय से भी अगर हम देखें, तो वो इतना प्रगतिशील कदम था कि उसे उस प्रगतिशील कदम का, उस प्रगतिशील एक्ट का, हिंदू कोड बिल का सभी की तरफ से स्वागत होना लाजमी था, होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जो कुटुंब व्यवस्था है, उसमें स्त्री का जो स्थान है, वो स्त्री का स्थान जो हिंदू कोड के आने से
वो उसमें उसमें एक सक्षमता और आर्थिक रूप से वो सक्षम होने से और सामाजिक रूप से सक्षम होने से उसमें कुटुंब व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आना ज़रूरी था और होना ही था। और स्त्री अपने अधिकारों के प्रति अगर चेत गई, तो वो निश्चित रूप से वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी करेगी और अपने अधिकार प्राप्त करेगी। तो ये किसी को भी पसंद नहीं था और इसी वजह से जब फिर से दोबारा जब पटल पर रखा गया, संसद के पटल पर एक 5 फरवरी को दोबारा ये पेश हुआ। 5 फरवरी 1951 में दोबारा ये संसद के पटल पर रखा गया, तो वो 4 हिस्सों में बटा हुआ और वो 4 हिस्सों में ही पारित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर इससे बहुत निराश हुए। उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा कि उनका उनके मायने में एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण का महिलाओं के सशक्तिकरण का ये कदम है और उसे नकारा जाना एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने मानी और इतने वो निराश हुए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके लिए नेहरू और तमाम जो उस समय के जितने भी बड़े नेता थे वो सभी स्तंभित रह गए कि डॉक्टर अंबेडकर इस तरह से अपना इस्तीफा देकर जा रहे हैं। तो काफी सभी को एक धक्का लगा। तो हमें लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की ये व्यक्तित्व के ये जो और उनके कृतित्व के ये बहुत ही अहम पहलू है जिससे कि हमें जानना जरूरी है। क्योंकि दलित महिलाओं में जो जिस नेतृत्व की नींव वो डालना चाहते थे, सभी महिलाओं की बात कर रही है और खास करके दलित महिलाओं में उन्होंने जो नेतृत्व की नींव डाली थी उस समय 1942 में, तो मुझे लगता है उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमें बाद में दिखाई देता है। और दलित महिलाओं में शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत हुआ और दलित महिलाएं हर क्षेत्र में आपको दिखाई देती है कि वो क्रीड़ा के क्षेत्र में भी बहुत अपना नाम कमा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो है। लेखन के क्षेत्र में तो उनकी दलित स्त्री विमर्श और स्त्रीवादी विमर्श में तो आज वो शामिल हो रही हैं और उनके जो विचार है और उनका जो संघर्ष है उसके प्रति जो ऐतिहासिक उसका एक एक बहुत बड़ा जो इतिहास बोध से हमें प्राप्त होता है इतिहास, वो भी उसमें शामिल है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सोच, एक बहुत बड़े विजन के साथ डॉक्टर अंबेडकर उस समय काम कर रहे थे और इस्तीफा देने के बाद भी वो काम उन्होंने खत्म नहीं किया बल्कि कार्यरत रहे। हमेशा उन्होंने फिर से अपना संघर्ष और तेज किया और जहाँ जहाँ दलितों पर जितने अत्याचार और अन्याय हो रहे थे, इसकी एक उन्होंने पूरे भारत में जो हो रहा था उसका एक दस्तावेज बनाकर उन्होंने यूएन की पहली मीटिंग में प्रस्तुत किया था। तो ये उनके कार्य के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि जो अनसुने और अनदेखे रह गए हैं, उस पर भी हमें नजर डालनी चाहिए। और स्त्री के प्रति उनके मन में जो एक सद्भावना थी और इतना एक उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे और हमेशा कहते थे कि स्त्री की प्रगति से ही उस समाज की प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके उन विचारों को हमें ग्रहण भी करना चाहिए। और जब उन्होंने 1956 में जब देखा कि इतना इतना समय बीत गया है, देश स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्रता के बाद भी लोगों के मन से अस्पृश्यता का भाव नष्ट नहीं होता है, भेदभाव का भाव नष्ट नहीं होता है और कनिष्ठता और वरिष्ठता को बरकरार रखने के लिए जो एक सवर्ण सनातनी वर्ग जो है वो लगातार काम कर रहा है, तो उससे वे बहुत बहुत उग्रता उनमें आ गई थी, बहुत बहुत क्रोधित होते थे
और इसी कारण उन्होंने 1956 में 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बुद्ध धर्म का स्वीकार किया था। और उन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि अगर जिस धर्म में रहते हुए आपको एक इंसान का दर्जा नहीं दिया जाता है, आपकी पहचान एक इंसान के रूप में नहीं होती है, जहाँ जानवरों को पूजा जाता है, जहाँ जानवरों को हर जगह पर प्रवेश मिलता है, कुत्ते बिल्ली और तमाम जानवरों को, लेकिन इंसान को वहां रोका जाता है, इंसान पर अत्याचार किए जाते हैं, जघन्य से जघन्य अत्याचार हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। तो संविधान की भी अवहेलना हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि संविधान तो हमने लिख दिया है, संविधान लागू भी हो गया है, लेकिन उसे लागू करने वाला जो राजनीतिक जो राजनीतिक जो सत्ता होगी, अगर वो बहुत कमकुवत होगी, मतलब क्या कहना चाहिए उसे, वो बहुत अच्छी नहीं होगी, तो कभी भी संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा। पूरी संविधान की जो मूल्य है उसे बहुत बहुत क्षति पहुंचेगी। और जो समता और स्वतंत्रता और भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी धर्म के आधार पर जो आपस में जो मनमुटाव और जो दरारें डाली जा रही है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मसकार किया जा रहा है, मतलब हत्याएं की जा रही है, तो ये हत्याकांड कब रुकेंगे? और अगर यही हम सहते रहे तो गुलामी की वो जंजीरें कब टूटेगी? तो उन्होंने कहा था कि जब गुलाम के पास केवल जंजीरें होती है, उसके पास और कुछ नहीं होता है, अगर उस जंजीरों को तोड़ दे तो गुलामी से छुटकारा मिलेगा। और ये धर्म की जो गुलामी थी, ये जो हिंदू धर्म में रहते हुए सारी जितने भी शोषण को झेलना, उत्पीड़न को झेलना और एक मायूसी का जीवन, एक बहुत ही जिल्लत का जीवन जीना उन्हें मंजूर नहीं था। तो इसीलिए ऐसे धर्म की तरफ वो गए, ऐसा धर्म उन्होंने अपनाया जो समता की नींव पर खड़ा है, करुणा अहिंसा की नींव पर खड़ा है, और विश्व में सबसे अधिक जिसे जाना जाता है वो बुद्ध धम्म है, जिसका फैलाव भारत से लेकर दुनिया के बहुत सारे देशों तक हुआ है था। और आज भी उत्खनन में जो मिलता है, तो आज की जो रशिया है, रशिया में भी बुद्धा की मूर्तियां पाई जाती है, मिलती है उत्खनन में। तो बुद्धा का ये जो दर्शन उन्हें बहुत उन्होंने आत्मसात किया, और उसके आधार पर उन्होंने 1956 में धर्म परिवर्तन किया और बुद्ध धर्म को अपनाया। और उनके साथ 5 लाख लोगों ने, भारत के जो अछूत कहलाए गए लोग, जो ऑप्रेस थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उन्होंने भी उनके साथ बुद्ध धर्म का स्वीकार किया और एक नया रास्ता चुना, प्रगति का एक नया रास्ता चुना, जीवन का एक नया रास्ता चुना। वो केवल जो जो दर्शन है या जो मूल्य है, वो केवल किताबों में छपे हुए नहीं है, वो उन्होंने आत्मसात किए और आत्मसातीकरण के साथ उसे व्यवहार में उतारा। और व्यवहार में उतारने से जो समाज में एक बहुत परिवर्तन दिखाई देता है, अहिंसा का विरोध होता है, या हिंसा का विरोध होता है, हिंसा का विरोध में वो लोग खड़े रहते हैं, और एक प्रतिबद्धता दिखाई देती है कि आप जो अत्याचार हो रहा है या अन्याय हो रहा है उसके प्रति अपनी आवाज उठाने का, एक प्रतिरोधी आवाज उठाने की एक जो कोशिश है, जो साहित्य के मार्फत, कला के मार्फत, जितने भी माध्यम हैं, जो भी अभिव्यक्ति के जितने भी माध्यम है, उससे उन माध्यमों का इस्तेमाल करके जो आज हम देख रहे हैं कि ये आवाजें चारों तरफ से उठ रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर हम खो देंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमारी
संविधान को मानने वाला जो एक हम लोग जो मानने वाला जो बहुत बड़ा वर्ग है, उसके हाथ से वो स्वतंत्रता छीनी जाएगी और इसे हम छीनने नहीं देंगे और उसके लिए हम प्रतिबद्ध है कि हम उसके खिलाफ बहुत पुरजोर आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ हम प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये संविधान के जो मूल्य का जो आज हम देख रहे हैं इस समय, जो संविधान के मूल्यों की जो अवहेलना हो रही है और संविधान के आधार पर जितने भी अधिकार है वो धीरे धीरे करके हमसे वो छीने जा रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन के में दिखाई दिया या जो 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 उससे पहले जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है जिसमें महिलाएं बैठी हुई थी और महिलाओं ने अपनी पुरजोर आवाज उठाई थी कि हमारी जो नागरिकता का अधिकार है उसे छीना जा रहा था। तो ये वही समाज है उस समय जो स्वामी करपात्री के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है कि घर घर में घूमकर देश भर में घूम कर वो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि स्त्री अगर एक बार स्वतंत्र हो जाए या स्वाधीन हो जाए और आर्थिक रूप से सबल हो जाए तो वो इस देश का चेहरा ही बदल देगी। और वो लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा वरिष्ठ बने रहना चाहते हैं और स्त्री को हमेशा वो अपने अधीन बनाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि ये बातें सिर्फ एक किताब में लिखी है जिसका नाम मनुस्मृति है। उस किताब को लिखने वाला भी एक आदमी ही था। तो उसकी जो उसे आज चाहे वो लोग जो लोग उसे मानते हैं, उसे धर्म की किताब, हम नहीं मानेंगे उसे धर्म की किताब। वो महिलाओं के और जो हाशिए पर रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ अगर वो लिखी गई किताब है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाड़ में जब 25 दिसंबर को जलाई थी, तो आज भी हमें उसे जलाना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो विचार है और लोगों के भीतर जो विश्वास रखते हैं कि स्त्री समानता ना हो, दलितों को गुलामी से मुक्त नहीं करना चाहिए, वो बंधुआ मजदूर ही बने रहे और हमेशा श्रमिक ही बने रहे और उनसे मनमाना श्रम लेते रहे, और लेकिन उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिले और वो हमारे अधीन ही रहे हमेशा, क्योंकि उनके पास कोई जमीनें नहीं है, उनके पास कोई भूमि नहीं, भूमिहीन मजदूर है, तो गरीब है, दलित है, मजलूम है और दबाए गए हैं सदियों से। तो वो तो हमेशा किसी न किसी के अधीन तो रहेंगे। तो ये अधीनता खत्म करने के लिए और स्त्री की अधीनता खत्म करने के लिए ये इतने सारे अच्छे कदम उठाए गए, इतने प्रगतिशील कदम। आज के समय में भी उसे अगर हम देखें तो वो दुनिया के विश्व के सबसे प्रगतिशील कदम थे। भारतीय महिलाओं को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार पहले मिला और ब्रिटिश महिलाओं को और अमेरिकन महिलाओं को बाद में मिला है। तो ये किसकी वजह से मिला है, ये हमें समझना चाहिए और इसे देखना चाहिए कि ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के और उनकी वो सोच, उनकी वो प्रगतिशील सोच, उसके कारण ये सब हमारे संविधान में आज ये सब मौजूद है, वो अधिकार। और उन अधिकारों के कारण ही आज हमारा अस्तित्व बना हुआ है और आज हम अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उजागर कर रहे हैं। मुझे लगता है इतनी बात आज का समय होते हुए भी मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहूंगी और रश्मि और उजास मायनों के प्रोग्राम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने
मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरी बातें सुनी। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विमल थोराट जी आपका, कि बहुत हरिमोहन शर्मा सर लिख रहे हैं ज्ञानवर्धक वक्तव्य, योगेंद्र आहूजा, सुनील कुमार शिवी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बट उनकी टिप्पणी के साथ ही मैं उनके नाम लूंगी। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक वक्तव्य आपका रहा। मैं सर के ही शब्द लेके बोलती हूँ। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु आए पूरे के पूरे, इस तरीके से उस समाज का आईना आपने दिखाते हुए, कि जो समाज चाहता है कि पूरा आपकी तरफ से वो आईना दिखाते हुए उस समाज का जो चाहता था कि पूरा समाज एक पिरामिड में, हायरार्की में बंधा रहे और हर कोई अपने नीचे वाले को सताता रहे। इस तरीके की जो पूरे समाज की किस कौन कौन से उसके वो टूल हो सकते हैं धर्म के, संस्कृति के, परंपरा के, और उसको बनाए रखने के बाद अंबेडकर जी की पूरी वैचारिकी के बाद उनके पूरे कानून के रूप में, हिंदू कोड बिल के रूप में कितना उनको संघर्ष करना पड़ा समानता के मूल्यों का विजन सामने रखने के लिए। तो कितनी चौंकाने वाली बातें हैं जो बहुत सबने पहली बार भी सुनी होगी आप में से कुछ लोग ने, कि खुद महिलाएं जिनके अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे, वो उनमें 100 पत्र उनको अपने खून से उन्होंने लिखे कि तुम क्यों हमारे धर्म को तहस नहस कर रहे हो। और मुझे लगता है कि शायद ये समय वापस भी आ रहा है कि जिस धर्म को बचाने की वो कोशिश कर रही थी अपने अधिकारों की खुद अवहेलना करते हुए, तो मुझे लगता है कि आज भी उनकी संख्या असंख्य होगी। इसीलिए हम इस अप्रैल को इस माह के रूप में मनाना, समानता के मूल्यों के लिए जो बाबा साहब के विजन रहा था उसको याद करने से ही हम उसका आगाज कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरा अप्रैल हम इस स्पिरिट में उनके मनाएं भी, क्योंकि आज वो समाज कहीं गया नहीं है जिसका आईना इन्होंने दिखाया कि कैसे जो परंपरा सम्मत समाज है वो बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बहुत सारे उन्होंने उस पर रेखांकित किए, बहुत सारे बिंदु, वो तो सब सुन ही रहे थे, और मैं प्रश्न थोड़े बहुत एक आध लूंगी तो उससे भी और क्लियर होंगी चीजें। तो मैं थोड़ा सा एक आध टिप्पणियां पढ़ते हुए और जो प्रश्न है वो आपसे पूछ लेती हूँ। सुनील कुमार जी लिख रहे हैं कि आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत पहले से ही बहुत पहले से ही वो उसकी भविष्यवाणी कर चुके थे। फिर एक उन्होंने लिखा कि बाबा साहब जो कर गए, हम लोग, मतलब आज का कोई व्यक्ति उनके कदमों के बराबर भी नहीं उनका योगदान कर सकता, और स्पेशली देश के लिए जो उन्होंने किया और स्त्री और दलित समाज के लिए उन्होंने किया। सुनील जी की बात से मुझे प्रोफेसर भानु प्रताप मेहता का वक्तव्य याद आता है कि वो लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर वो दर्पण है जिसमें हम खुद अपने को जांच सकते हैं। माने हम उनको क्या जांचेंगे, लेकिन वो एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी वो पात्रता या अपना हम जांच सकते हैं कि हम उनमें से कितना डिजर्व करते हैं, उतना हम उसमें से ले पाते हैं। कंचन राय जी लिख रही हैं कि ये बहुत ही ट्रेजिक है कि अभी भी स्त्रियां किसी भी वर्ग की हों उनके साथ उतना ही भेदभाव होता है, जाति के नाम पे भी भेदभाव होता है, और अगर इतना ही भेदभाव होना हो तो इंसान से बेहतर तो एनिमल्स हैं, कहीं कम से कम वहाँ इतना भेदभाव तो नहीं होता। अब मैं डॉक्टर सुनीता ने कई प्रश्न पूछे हैं, कई टिप्पणियां पूछी हैं, गरिमा श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं, नमस्कार कर रही हैं आपको। तो डॉक्टर सुनीता के इस सवाल से ही हम शुरू करते हैं, फिर पीछे महेश पुनेठा जी के और डॉक्टर सुनीता की एक दो टिप्पणियां सवाल और भी हैं। तो वो ये पूछ रही हैं कि आजादी के लंबे अंतराल और इतना सारा शिक्षा के फैलने के बाद भी आज भी जो महिलाएं हैं वो हिंदू कोड बिल के मुद्दे से अवेयर नहीं है, अनभिज्ञ हैं, तो कैसे इसको दूर किया जाए? एक प्रयास तो आज ही हुआ है ना, हिंदू कोड बिल पर हमने बात की, आपने सभी ने सुनी। और अगर हिंदू कोड बिल के बारे में जानना है या पढ़ना है कि कौन कौन से उसमें अधिनियम है और हमारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उसमें कितने कितने अच्छे मुद्दे हैं, तो क्योंकि आज भी महिलाएं मिला हुआ जो अधिकार है उसे हासिल करने में अभी भी हिचकिचाती है। बहुत से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई है और आती रहती है कि जब
पिता की संपत्ति में बेटी बराबरी का अधिकार मांगने लगती है, अगर नहीं दिया जाता है तो कोर्ट के जरिए लेना चाहती है, तो परिवार में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, परिवार उसे दूर करने लगता है। तो यही यही सोच कर तो बाबा साहब, क्योंकि जो जो संपत्ति है, जो पिता की या पति की जो संपत्ति है, उसमें सिर्फ पुत्र का या लड़कों का ही क्यों अधिकार रहे? उसने वो कमाई नहीं है ना, उसने नहीं कमाई है, उसके पिता या पति ने कमाई है या बाप ने कमाई है, तो उसमें बेटी का भी उतना ही अधिकार हो। क्योंकि बेटियों के जो जो भी उसकी जो शादी के बाद या उससे पहले भी उसको उसके ऊपर भेदभाव तो हमारे समाज में मौजूद ही है, कि लड़की को देखने का जो रवैया है, घर में भी माता पिता उसके साथ भेदभाव करते हैं। हमारे आपके साथ सबके साथ हुआ होगा, लेकिन हम खुलकर बोलते नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये अधिकार कानूनी तौर पर जब मिल जाता है, तो उसे लेने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। और शायद हो सकता है यही एक कारण हो कि जो 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 अधिकारी वर्ग है, या जिनको ये ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी देनी चाहिए, महिलाओं तक पहुंचानी चाहिए, तो उसे दबाया जा गया। जब भी हम इस पर बात करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं फिर बाद में सवाल करती है या आकर पूछती है कि ये हिंदू कोड बिल हमें कहाँ मिलेगा, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। अब तो अब तो आप गूगल पर जाइए और आपको बहुत सारी जानकारी वहां मिलेगी। किताबें बहुत आ गई है, बहुत लोगों ने लिखा है हिंदू कोड बिल पर। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है कि जिसे हम जान सकते हैं। और जो समाज का जो अभी भी जो पितृसत्ताक समाज है हमारा, तो पितृसत्ताक समाज में अभी भी स्त्री के प्रति जो रवैया है, जो दृष्टिकोण है, वो दोयम दर्जा ही माना जाता है। तो वो उसके अधिकारों को पूरी तरह से देना नहीं चाहता है, और इसीलिए इस जानकारी को छुपाया जाता है। इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, इस पर रिसर्च नहीं करने दिया जाता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हमारे सामने हैं कि स्टूडेंट जो युवा लड़कियां जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की जो है, वो इस पर रिसर्च करना चाहती है, तो उनके गाइड उन्हें उसे उससे सहमत नहीं होते हैं और उनके पक्ष में नहीं रह, तो इसलिए वो उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई, यही मैं कहूंगी। जी, महेश पुनेठा जी पूछ रहे हैं कि बाबा साहब महिलाओं के लिए किन किन विषयों और किस भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाने की बात करते हैं? जी, फिर से बताइए। बाबा साहब महिलाओं के लिए कौन कौन से विषय वो सुझाते हैं कि क्या क्या महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, और उसका पढ़ाए जाने का माध्यम क्या हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाषा किस भाषा में पढ़ाया जाए? मेरे ख्याल से मातृभाषा या इस तरीके से वो जानना चाहते हैं। भाषा को ही उन्होंने अधिक महत्व दिया था, लेकिन इंग्लिश को भी उन्होंने एक माध्यम उस माध्यम में पढ़ाने की एक कोशिश जारी करने की बात कही है। खैर उस समय ब्रिटिश राज था, जब ब्रिटिश राज जाने के बाद प्राइवेट स्कूल्स उस समय कम थे, और गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं कहीं पर इंग्लिश मीडियम था। तो इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत सारे छात्र कर सकते थे, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम थी। तब तक प्राइवेट स्कूल्स नहीं खुले थे। हमारे जब बच्चे हुए और बच्चे स्कूल जाने लगे, तब मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल का जमाना आया, और बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल थे। बाबा साहब मातृभाषा में पढ़ने का ही उनका ज्यादा जोर था उनका। और विषयों के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि किन किन विषयों में, लेकिन जो देश के विकास में जिनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है,
ऐसे विषयों में महिलाओं को जाना चाहिए, ऐसे विषय पढ़ने चाहिए, ये निश्चित रूप से वो मानते हैं। जी, कंचन रॉय जी लिखती पूछ रही हैं कि जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां तो स्त्री और पुरुष की जो इनकम है अभी वो बराबर है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है या जो श्रमिक वर्ग है वहां तो अभी भी भारत में शायद ये बराबर नहीं होगी। वो जो आप वक्तव्य में बोल रही थी ना इस बारे में, तब उन्होंने लिखा था। जी, जी, उनका ये कहना। बात सही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, जो पब्लिक सेक्टर है वहां पर तो ये अधिनियम लागू है, जो कि गवर्नमेंट के नियम है ये, तो ये लागू है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर जो है, जो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है, बड़ा है, और अब तो और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट के हाथ में बेचा जा रहा है। मौजूदा सरकार ने रेलवे बेची है। रेल जो कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जा सकती है। और एयर एयरपोर्ट्स बेचे हैं, और बहुत सारी कंपनियां बेची है। तो अब सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और बढ़ता जा रहा है, और पब्लिक सेक्टर कम होता जा रहा है। पब्लिक का मतलब है जो गवर्नमेंट के ओन करता है जब, हाँ। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये फर्क है कि प्राइवेट सेक्टर में कभी भी स्त्री और पुरुष को समान वेतन नहीं मिलता है। ये आप खेतों में भी देख सकते हैं कि जो खेतों में महिलाएं काम करती है, या ईंट भट्टों पर काम करती है, या बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम करती है, तो वहां पर भी यही हाल है, क्योंकि वो किसी और की संपत्ति होती है, जमींदारों की संपत्ति होती है, कॉन्ट्रैक्टर की संपत्ति होती है। तो वो वहां पर काम के घंटे उतने ही होंगे, श्रम उतना ही करेगी महिला, लेकिन उसको समान मूल्य नहीं दिया जाता। और यहाँ पर प्राइवेट में आकर सरकारी कानून लंगड़ा हो जाता है। चाहे जितनी भी आवाज उसके खिलाफ जो कामगार संगठन है, आंदोलन है, उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है, बल्कि उनको फिर वो कारखाने और तमाम जो फैक्ट्रीज है कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, और उन मजदूरों को भी निकाल दिया जाता है। तो उनके साथ खड़े होने वाली अगर कोई मजबूत पार्टियां हो, पॉलिटिकल पार्टियां हो, तो उनकी आवाज सुनी जाती है। और मुझे लगता है सीपीआई सीपीआईएम पार्टियां बहुत समय से I2 और N2 के उनके जो संगठन है उसके द्वारा ये काम कर रही है, और मुझे लगता है उसका असर दिखाई भी देता है। कभी कभी दिखाई देता है, कभी नहीं भी दिखाई देता है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को करने की जरूरत है, और पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, बल्कि हमारे हाथ से पब्लिक सेक्टर छीनता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स इतने खुल गए हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं मिल रहे हैं। बच्चों की कमतरता के कारण उनकी एक सर्टेन नंबर होना चाहिए कि एक स्कूल में कम से कम 100 स्टूडेंट चाहिए। वो 100 स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। तो ये भी हमारे सामने एक बहुत चिंता का विषय है, ये गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जिससे ये होगा कि अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके माता पिता, तो वो शिक्षा से वंचित हो जाए। जी, आपकी कंचन राय का ही एक प्रश्न और लेके पहले उनकी बात आगे बढ़ा देते हैं, जो आपको सुनते हुए अभी वो तुरंत लिख रही हैं। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कानून किस चीज का बनाया जा सकता है, किस चीज को नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना है कि जो मेंटलिटी ही नहीं है बदलाव लाने की, तो मेंटलिटी तो कानून के अंदर आ नहीं सकती। तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि कौन से डिस्क्रिमिनेशन डेलिबरेटली किए जा रहे हैं, कौन से अज्ञान में। तो इस पे आप अपने अनुभव से बता सकती हैं, बस कुछ, जैसे आप एक्टिविस्ट रही हैं तो। जी हाँ, और हमारे पास बहुत बड़ा कानून है, SC/ST एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट है, देवदासी प्रथा निर्मूलन एक्ट है, स्कैवेंजिंग के खिलाफ एक्ट है कि जो स्कैवेंजिंग करवाए या उसे उसे काम पर रखे,
तो मतलब स्कैवेंजिंग को बढ़ावा देना है वो, तो इसलिए वो भी कानून है हमारे पास। और तमाम और भी दूसरे कानून हैं, लेकिन और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून है, लेकिन लागू कितना होता है ये जरूरी जानना जरूरी है कि उसे उसे उसका कन्विक्शन रेट क्या है, सजा होने का जो जो गुनहगार है उन्हें सजा होने का दर कितना है, कितना रेट है उसका, तो वो बहुत कम है। तो इसका मतलब है कानून बहुत अच्छे कानून होने के बावजूद भी अगर प्रशासन या राज्य अगर उसे लागू नहीं करता है तो ये कारगर नहीं हो सकते हैं, चाहे कितने ही कानून बना लिया। लेकिन अगर राज्य की मंशा नहीं है, राज्य और उसके प्रशासन की अगर मंशा नहीं है, वो अगर जातिवादी है, स्त्री विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, तो वो कानून कभी भी वो लागू नहीं करेंगे। और ये हमें बार बार दिखाई देता है। जब हाथरस की घटना हुई, हाथरस में जब एक बहुत ही नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी उसकी मौत हुई, तो उस केस को दबाने, उसे न्याय देने की जगह पूरा राज्य उसमें शामिल रहा, राज्य और राज्य का प्रशासन उसमें शामिल होकर उस केस को दबाने की कोशिश की। उस बच्ची की लाश को रात के अंधेरे में जला दिया गया ताकि उसके कोई भी सबूत नहीं रहे, और उसके माता पिता या उसके रिश्तेदारों को तक नहीं उसका मुंह दिखाया। तो ये कानून है, बहुत बहुत कड़े कानून है, उसमें सजा के बहुत कड़े प्रावधान है। रेप और गैंगरेप और मर्डर, इसके लिए आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन अगर वो कानून जब एफआईआर लिखी जाती है और एफआईआर के समय अगर ये उसके जो SC/ST एक्ट नहीं लगाया जाता है या उसके आर्टिकल्स नहीं लगाए जाते हैं, तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। और बहुत कमजोर फिर वो जो चार्जशीट होके जब कोर्ट में चला जाता है, तो जो विरोधियों का जो गुनहगारों को बचाने के लिए जो वकील होता है, वो तरह तरह से उसे नाकामयाब करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जरा सी खामी को दिखाकर उस केस को रफा दफा भी कर सकता है। और जजेस भी जातिवादी होते हैं, वो भी इंसान ही हैं, और कानून उनके हाथ में होते हुए भी कानून के वो बहुत उनका क्या कहना चाहिए, वो सबसे बड़े देश उनकी तरफ देखता है कि ये न्यायालय में बैठने वाले, न्याय देने वाले ये व्यक्ति है। लेकिन अगर वो जातिवादी और स्त्रीवादी और सांप्रदायिक हो जाए तो न्याय मिलना तो दूर ही रहा, लेकिन उससे और भी ज्यादा उनके जो जजमेंट आते हैं वो बहुत ही हमें हमारा नुकसान करते हैं। तो कंचन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिससे हम इनके अनुभवों का लाभ उठा पाए कि अगर मेंटलिटी नहीं है तो वास्तव में मेंटलिटी जो दिखती भी नहीं है, बट सारी बागडोर तो उसके ही हाथ में होती है। देहरादून से साधना मोहन जी बोल रही हैं कि आपके विचार और अभिव्यक्ति बहुत क्लियर और बहुत सक्षम है। और सुनील जी पूछ रहे हैं कि मतलब वो बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा कुछ। बहुजन समाज हम जिसे मानते हैं कि जो हाशिए पर है और आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा है, लेकिन एक बड़ी कोशिशें हुई है कि बहुजन साथ में आए, और कुछ कुछ बहुत कम लोग जो जिसे 3.5% कहते हैं, 3.5% जो लोग हैं, उनका प्रतिशत केवल 3.5 है, लेकिन उनका वर्चस्व कितनों पर है? 85% लोगों पर है, 95% लोगों पर है। और ये जो बहुजन है जिसमें ओबीसी और लोअर ओबीसी आता है, ये धर्म के इस समय जो चित्र हम देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है वो इनके अंदर बहुत गहरी बैठ गई है, वो उससे अब निकल नहीं सकते, और उन्हीं का आधार लेकर, उन्हीं के जरिए
ये जितने भी जो काम हो रहे हैं धर्म के नाम पर, जो दरारें डाली जा रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरारें डाली जा रही है, हिंदू मुस्लिम करके लोगों के अंदर एक तिरस्कार निर्मित किया जा रहा है, या दलितों के, आदिवासियों के प्रति एक तिरस्कार निर्मित किया जा रहा है कि ये देश के नकारे लोग हैं, इनमें टैलेंट नहीं है, ये कुछ काम के नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो मार भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हीं में महिलाएं भी शामिल है। महिलाओं को देहरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो अगर ढंग के कपड़े नहीं पहनते, मतलब आधुनिक का पहराव करती है, आधुनिक लिबास पहनती है, तो उस पर अत्याचार होता है। जब भी अन्याय होता है, अत्याचार की घटना होती है, तो लड़की को ही दोष दिया जाता है। तो ये इस तरह की ये जो मानसिकता है, ये धीरे धीरे और कट्टर से कट्टरतम होती जा रही है। जबकि हमने वो समय भी, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो सामाजिक बदलाव बहुत तेजी से नहीं आता है, बहुत धीरे धीरे आता है। लेकिन जब एक बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही थी, एक समता का एक वातावरण यहाँ पर पैदा हो रहा था, हो गया था, और एक बहुत ही भाईचारे का और बहनापे का और समता का वातावरण यहाँ पर था, तो अचानक धर्म की जो उछाल आई है ना, धर्म का जो एक छूटा प्रचार करने लगे, होने लगा बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद, कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। और किससे खतरा है? तो कुछ इन गिने चुने लोगों, जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के बाशिंदे हैं, इसी देश के विकास में उनका खून पसीना लगा है। ये देश ऐसे नहीं बड़ा हुआ है कि कुछ ही लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि 3.5% लोगों ने ये इस देश को बनाया है। ये 95%, जो 95% लोग हैं, उनके खून पसीने से बना है ये देश, और इस विश्व में जो नाम हुआ है या जो भी उसकी सूरत बनी है, वो उनके श्रम से बनी है, उनके कष्ट से बनी है। लेकिन उनके ऊपर जो हावी हो रहा है, जो उनके ऊपर उनको कंट्रोल में कर रहा है, वो है धर्म का फितूर। और धर्म का फितूर एक बार बैठ जाए तो उसे सैकड़ों साल से हम नहीं निकाल सकते, चाहे कितने भी आंदोलन कर लीजिए कुछ। लेकिन उनका वो जो पैठ उनकी जो दिखाई देती, वो बहुजनों में, तो ओबीसी समाज में, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा ओबीसी समाज, लेकिन जितने धर्म के जितने भी त्योहार होते हैं, या धर्म के जितने भी उत्सव होते हैं, या किसी भी मंदिर में आप जाते, जो चढ़ावा चढ़ता है लाखों करोड़ों रुपए का, वो कौन डालता है? वहां आपको नाम भर के लिए भी एक भी ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति नहीं मिलेगा। कावड़ यात्रा में एक भी ब्राह्मण समुदाय का बच्चा दिखाई नहीं देगा। जो कावड़ यात्राएं निकलती है, वो सारे के सारे बहुजन के बच्चे होते हैं या दलितों के बच्चे होते हैं। तो ये जो संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? जबकि वहां आपको जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ रही है, आपसे छुआछूत बरती जाती है, आपको नीचा दिखाकर बताया जाता है कि हम ऊपर है, हम वरिष्ठ है, आप कनिष्ठ है। इसके बावजूद जो लोग नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, तो ये बदलाव वहां से आना चाहिए। जैसे डॉक्टर बाबा साहब ने अछूतों के लिए ही एक नया रास्ता ढूंढा और बुद्ध धर्म का स्वीकार किया, और आज वो लोग बहुत अपनी पहचान बताते हैं। पहचान के लिए एक बड़ा उनका संघर्ष है, और वो संघर्षशील लोग आज किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते हैं, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी की सत्ता आ जाए, या कितना ही जोर आजमाए, वो नहीं डरते हैं। वो अपनी प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं, और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में वो लगे हुए हैं। और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आत्मसात करके, और बुद्ध की विचारधारा दर्शन को आत्मसात करके वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है, अगर आपको बदलना है, बदलाव लाना है, तो हिंदू धर्म की जो ढकोसला है, जो अंधविश्वास है, जो कर्मकांड है, उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे आप और भी कमजोर होते जाएंगे, इतना कमजोर होते जाएंगे, और आपके अधिकार की अगर कोई बात नहीं करता है,
तो और भी आप कमजोर होते जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज जो है, जिसमें सभी शामिल है, सवर्णों के अलावा, जो सवर्ण कहा तथाकथित जो सवर्ण है, उनके अलावा जितना है वो सब बहुजन, जिसमें जिसमें धर्म भी आड़े नहीं आना चाहिए, जिसमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बहुजन हैं लेकिन हम मुस्लिम हैं या हम हिंदू हैं या हम क्रिश्चियन हैं या हम सिख है या ईसाई है, ये नहीं कहना चाहिए। उसमें बहुजन का मतलब है एक बहुत बड़ा ऐसा समुदाय, जन समुदाय जिसकी संख्या ज्यादा होते हुए भी वो आज पिछड़ा है। तो उसे अपने पिछड़ेपन से मुक्ति के लिए कुछ सोचना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, और यही एक मार्ग हमारी संविधान ने हमें दिया है। और उस संविधान के आधार पर और उसके मूल्यों पर अगर चलेंगे तो मुझे लगता है ये जल्द ही खत्म हो सकता है, ऐसी मेरी मान्यता। जी बहुत धन्यवाद। ललित सांवरिया जी लिख रहे थे कि सभी को समान अधिकार मिलने ही चाहिए और इसके लिए एजुकेशन ही बेस्ट टूल है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। मुझे तो अपने आप में ये बात ही इतनी अच्छी लगती है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा, क्योंकि हम तो ऐसे समूह से आते हैं जहाँ सारे ही पढ़े लिखे हैं, मतलब सब स्कूल जाते हैं, सबकी फॉर्मल एजुकेशन अच्छी है, लेकिन हम एजुकेशन को लेते बहुत मतलब बेचारी चीज की तरह, शेरनी के दूध की तरह हमने शिक्षा नहीं ली है, उससे हम और बेचारे होते चले गए हैं। तो उसको शेरनी का दूध ही कहने का मतलब है कि हम उसे अप्लाई करेंगे न्यायिक संघर्षों में। और जो कंचन रॉय जी हैं ये हमारी रेगुलर लिसनर हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि चूंकि आप एक लंबे समय से काम में लगी हुई हैं और लिखने के साथ एक्टिविज्म में भी आप सक्रिय हैं, इसलिए आपकी आवाज में वो गूंज है कि उनको कन्वे हो रहा है, क्योंकि वो बोल रही है कि बहनापा, आपने बहुत अच्छी बात की और ये शब्द मैंने पहली बार सुना, जबकि इस मंच से ही बहनापे सिस्टरहुड पे बहुत बातें हो चुकी हैं, बट हम कन्वे नहीं कर पाए थे, लेकिन आपकी आवाज में उनको कन्वे हुआ। सुनील कुमार जी जानना चाहते हैं कि अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बाबा साहब क्या चाहते हैं कि क्या अभी भी दलितों को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, या मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो क्या चाहते होते हैं, ये वो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समय के हालात तो दूसरे थे, आज के हालात में मुझे लगता है हालात में बदलाव नहीं आया है और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं। और अभी 4 दिन पहले ही 29 मार्च को एक राष्ट्रीय स्तर पर जन सुनवाई हुई है, जिसमें 26 केसेस रखी गई थी, जो जघन्य केसेस है, महिलाओं पर और बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की बहुत जघन्य केसेस वहां पर जूरी के सामने रखी गई। और जूरी बहुत सशक्त और बहुत ही विदुषीय थी। तो स्थितियां बदली नहीं, बल्कि इस कोरोना के वजह से लोगों के रोजगार छूट गए हैं। लोग जो शहरों में आकर जो अपना रोजगार ढूंढते थे वो फिर गांव में चले गए, और गांव में छुआछूत बहुत ज्यादा बढ़ती जाती। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा कहते हैं कि गांव छोड़कर शहरों में आइए। ये गांव छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, भूमि नहीं थी, जमीनें नहीं थी, अगर बहुत है तो बहुत छोटा सा घर है, और वो किसी जमींदार या किसी बड़े जमींदार पर या किसी भूमिधर के अंडर काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते। तो इसलिए उनका ये मानना था कि शहरों में आपकी पहचान बदल जाती है और आप थोड़ा खुलकर बातचीत कर सकते हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा खुला हुआ होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं बदली है। जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं या जिन आंकड़ों के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि छुआछूत आज भी मौजूद है, बल्कि छुआछूत के अगर साउथ की बात करें या बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें, तो हर दिन जो एनसीबी नेशनल
ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये केवल वो केसेस लेते हैं जो रजिस्टर्ड हुई है, जिसकी एफआईआर हुई है। तो हर दिन 9 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, और हर दिन 3 मर्डर होते हैं महिलाओं के। ये सिर्फ महिलाओं के आंकड़े मैं बता रही हूँ कि बलात्कार और मर्डर, या उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी संपत्ति जो भी छोटी मोटी होती है उसे नष्ट कर दिया जाता है, घर जलाए जाते हैं। मिर्चपुर की घटना हमारे बहुत दूर नहीं हुई है, मिर्चपुर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, जिसमें पूरे गांव के लोगों ने, जाट लोगों ने दलित के घर जलाकर बूढ़े पिता और उसकी अपंग लड़की को जला दिया था, जिंदा जला दिया था। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने वो केस लड़ा है, आखिरी तक लड़ा है, और उसमें न्याय भी मिला है। तो स्थितियां बहुत नहीं बदली है। कुछ कुछ प्रदेश में आपको लगता है कि बहुत बदला है, गांव की स्थिति नहीं बदली। गांव में अभी भी छुआछूत है, एक कुएं पर पानी नहीं भरने दिया जाता है, या हैंडपंप पर भी पानी बाद में, सबसे बाद में लाइन लगाकर भरना पड़ता है। अगर छू दिया तो मार पिटाई होती है, मंदिरों में प्रवेश नहीं है। जो लोग अभी तो मूछ वाला हो गया था, वो बारात वाला तो होता है, ये मूछ वाला ही हो गया था। ये मूछ रखने से कत्ल होता है। राजस्थान में घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है। आज भी घोड़ी जिनको जो घोड़ी चढ़ना चाहते हैं तो पुलिस के प्रोटेक्शन में उन्हें, एक पुलिस अधिकारी को ही अपनी शादी में पुलिस प्रोटेक्शन में जाना पड़ा घोड़ी पर चढ़ना। तो ये स्थितियां हैं छुआछूत की। छुआछूत लोगों के दिमाग से नहीं जाता है। वो अभी भी इंसानों को अछूत मानते हैं, उनके स्पर्श से वो अशुद्ध वो अस्पृश्य, मतलब वो छूत लगती है उन्हें। ये अभी भी मान्यता है, और आंकड़े स्वयं बताते हैं। जो अत्याचार के आंकड़े हैं, तो 4 वर्ष के आंकड़े, पिछले 5-7 वर्ष के आंकड़े हमारे सामने हैं। इस समय मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन वो 51 लाख है। 51 लाख कितने हजार है। ये महिलाएं और पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या है, जिसमें तमाम तरह के सारे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्थितियों में बहुत बदलाव आया। थोड़ा बहुत आया है, वो शिक्षा की वजह से आया, शिक्षित होने की वजह से और नौकरी पाने की वजह से। नौकरी और शिक्षा में अगर शिक्षा में अगर रिजर्वेशन नहीं होता, आरक्षण नहीं होता, तो शायद वो भी बदलाव अब हमें दिखाई नहीं देता। तो बदलाव की स्थिति बन रही थी, बनती जा रही थी, और पिछली सरकारों ने बहुत इस पर कोशिश भी की है, बहुत अच्छे अच्छे प्रयास भी किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं भी लागू की है। मनरेगा की योजना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिला है और उनको कम से कम रोजी रोटी मिली है, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। लेकिन वो खत्म होती जा रही है। दलितों को आज भी जो जो कुछ वाकये हमारे सामने, घटनाएं हमारे सामने हैं, तो उनके खेतों को जला दिया जाता है। छोटा सा खेत होता है उसको भी जला दिया जाता है, क्योंकि अब मजदूर गांव में, शहरों से गांव में चले गए हैं, और जो भी रोजगारी वहां मिल रही है उससे उस पर अपना निर्वाह कर रहे हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। केवल 27% बच्चों के पास साधन है जिस पर ऑनलाइन क्लासेस वो कर सकते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? उनकी किसी ने फिक्र नहीं की, और वो फिर से शिक्षा से वंचित हो रहे। उसमें लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो धीरे धीरे हम पीछे जा रहे हैं। ये धर्म के उछाल के कारण हो रहा है। अगर धर्म बीच में नहीं आता, राजनीति और धर्म का समीकरण सबसे भयंकर समीकरण होता है, और जब धर्म जब राजनीति पर हावी हो जाता है तो धर्म चलाता है राजनीति, और उसके जो दुष्परिणाम है वो जनता को ही झेलने पड़ते हैं। शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा,
रोजगार से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। जो औद्योगिक घराने हैं वो खरबों संपत्ति है उनके पास, अरबों खरबों, और उनकी ट्रिपल हो जाएगी, मतलब उससे और भी बड़े हो जाएंगे। वो अगर देश में सबसे अमीर है, अब विश्व में सबसे अमीर हो जाएंगे। लेकिन गरीब तो गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास अपना साधन नहीं है, भूमि नहीं है, और कोई किसी तरह का साधन नहीं है। और छुआछूत के कारण उन्हें वो रखने की इजाजत नहीं। ये सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश में अपने ही खेतों में काम करने वाले 7 मजदूरों को जो दबंग वहां का जो था, जो कि सवर्ण हो सकता है, सवर्ण ही था, उसने अपने उसके ट्रैक्टर से 7 लोगों को कुचल कर मार दिया। ये है छुआछूत और अस्पृश्यता का ये नजारा है। 7 लोगों को, जिसमें पूरा का पूरा परिवार है, और बहुत ऐसी घटनाएं हैं, बहुत निर्घुण से पाशविकता की सीमा पार करने वाली बहुत से ऐसी घटनाएं हैं कि अगर उसे सुनाने बैठे और उसकी फहरिस्त आपके सामने रखे तो आप भी रो पड़ेंगे और मैं भी रो पड़ूंगी। तो आप ये इस सारे परिप्रेक्ष्य में आप ये कह रही हैं कि बौद्ध धर्म अभी भी प्रासंगिक है, लेना ना इस तरीके से ये। बिल्कुल है, क्योंकि वो समता की बुनियाद पर खड़ा है। समता, जी। अहिंसा, न्याय और करुणा, करुणा। करुणा। मैत्री, जी। प्रेम, आपस जी। में प्रेम भावना, मैत्री भावना, जिसे मैंने बहनापा और भाईचारा कहा, वो वही है। तो जी। जी। ये जो बुनियाद है उसकी, उस बुनियाद के कारण उसे लोग अपना रहे हैं। जो जापान या कोरिया या तमाम देश जो है, जो बुद्धिस्ट देश है, उनकी प्रगति को अगर आप उनका मूल्यांकन करेंगे तो उस प्रगति के पीछे एक वो विचारधारा भी है, जिस पर वो फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर्स है। और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी पर हिंसा नहीं करना। यहाँ तो हिंसाचार की कोई कमी ही नहीं है। आए दिन लोगों को हिंसा का शिकार भीड़ की हिंसा का शिकार बना रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। स्कूल में कॉलेज में जाने वाले बच्चों को हिंसा का शिकार बना रहे हैं। आज लड़कियों को अपने धर्म के अनुसार, अपने मन के अनुसार जो है वो चादर नहीं पहनने दी जा रही है। ये जो कानून, अब नए कानून जो आ रहे हैं, ये राजनीति और धर्म के मिलने से हो रहा है। उसका समीकरण जो बदल रहा है, क्योंकि धर्म हावी हो रहा है, राजनीति पर हावी हो रहा है। और जब जब ऐसा होता है, मैंने अपनी एक दलित अस्मिता के संपादकीय में मैंने 10 साल पहले ये बात लिखी थी कि धर्म और राजनीति जब एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, या धर्म जब राजनीति पर हावी हो जाता है, तो उसके किसी वर्ग को, किसी समुदाय को दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। वो चित्र आज पूरी तरह से आज हमारे सामने। तो आज भी बुद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोग जो है, जो देश है, वो प्रगति के पथ पर है। उनके साथ अमेरिका भी होड़ लगाकर बैठी हुई है। जापान के साथ जो होड़ लगा के बैठी हुई है, वो वो क्यों क्यों करे? जापान तो बहुत छोटा सा देश है, और उसकी प्रगति में सिर्फ 200 साल हुए हैं। अमेरिका तो कब का प्रगतिशील देश है। तो ये है, ये उनके आचरण में जब आता है ना, ये आचरण की बात, व्यवहार की। जी, आपकी इजाजत हो तो मैं अंतिम 2 प्रश्न लूंगी, और मैं 2 प्रश्न ले सकती हूँ क्या? हाँ, लीजिए लीजिए, कोई बात। तो जो ये डॉक्टर सुनीता का प्रश्न है, उसके बाद एक मेरा। डॉक्टर सुनीता का जो प्रश्न है कि बाबा साहब की स्थिर दृष्टि पर थोड़ी और रोशनी या आपकी वैचारिक पक्ष सुनना मिलने सुखद होगा। तो दरअसल तो आप यही कर ही रही हैं 1.5 घंटे से, बट फिर भी उन्होंने दोबारा पूछा है, तो इसमें आप कोई अपने निजी अनुभव, निजी मतलब जो आपके कार्य क्षेत्र के अनुभव हैं, उनको शामिल करते हुए इसका कोई जवाब दे सकें तो, क्योंकि यही चल ही रहा है इतनी देर से, जो वो लिख रही हैं कि बाबा साहब की स्थिर दृष्टि पर थोड़ी और रोशनी या आपका अपना वैचारिक पक्ष सुनने को मिले, इसलिए इसका हमें निवेदन कर दिए हैं जी।
मैं पूरी तरह से जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को मैंने अपनाया है और उस पर मैं अमल भी करती हूँ और अपने जीवन में उसको उतारती हूँ। और संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसके जो और जो जो मूल्य दिए हैं उस मूल्यों का पालन करने की सभी मैं भी कोशिश करती हूँ, सभी करें तो इस देश का चित्र बदल जाएगा। और उस चित्र बदलने की ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वो समता का जो एक भाव है कि उस समता के धागे में अगर सभी बन जाए, कोई अमीर या गरीब नहीं हो, कोई ऊंच और नीच नहीं हो, कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं हो, और सबकी सबको बराबर का अधिकार, सब जो भारत की जितनी भी संपदा है, जो नैसर्गिक संपदा है, सब में बराबरी की भागीदारी मिले, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिले, जो उनकी बहुत समय से डिमांड है कि राजनीति में हमारी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। हमारी जो हमारी जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो प्रतिशत बनता है उतनी हमें राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हमारा पूरा योगदान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ही जो और जो राजनीतिक जो गलियारा है, उस राजनीतिक गलियारे में जो निर्णय लिए जाते हैं वो स्त्री के पक्ष में नहीं लिए जाते, स्त्री के विरोध में ही वो सब कुछ हो रहा है। और जब स्त्री बहुत ज्यादा अपनी आवाज बुलंद करती है तो उसे दबाने की भी कोशिश होती है, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं या उन्हें उन पर बहुत सारे झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं और उनकी जो शक्ति है वो उसी में खत्म हो जाती है। और वो जो करना चाहती है, इस समाज में जो बदलाव लाने की कोशिश में लगी हुई है, अपने पूरे अपने अपने साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, अपने पूरे आंदोलन के साथ, तो वो कमजोर हो जाती है। तो इसलिए बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता अगर सभी अपनाएं, जो एक समता की तरफ और शोषण को खत्म करने की बात करता है कि शोषण मुक्त समाज हो जिसमें समता हो, सब एक जैसे बराबर हो, जो हमारे प्रियम्बल में संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा है, जो घोषणा पत्र में लिखा है, वही उसे केवल अगर उतारा जाए, जमीन पर उतारा जाए, वास्तविक उतारा जाए, तो मुझे लगता है वो सपना जो हम भी और आप भी देख रहे हैं, सबके आंखों में वो सपना जो पिरोया हुआ है, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं और वो समय आ सकता है। जी, ये अनीता सिलास जी आपको एंडोर्स कर रही हैं कि हाँ, आप सही कह रही हैं। और मुझे तो लगता है बल्कि कि जो स्त्री समुदाय है अधीनस्थता अधि अरे 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 अच्छा, कुछ हो गया। अधीनस्थता की जो सबसे ज्यादा आत्मसात किया है वो एक स्त्री, एक अस्मिता है जिसने अधीनस्थता को ऐसे आत्मसात किया होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मतलब हो क्या रहा है। वो अपने संघर्ष के, वो अपने शोषण में खुद ही पूरा का पूरा सहर्ष अपनी मर्जी से साथ देती है। तो उसके लिए तो बहुत सारे कानून की या किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, बस जिसे वो सहर्ष किए जा रही है समाज के अपने इंजन के साथ जुड़ के, तो वो उसके खिलाफ ही जा रहा होता है अक्सर। अगर वो 1 मिनट के अंदर जुड़ जाएंगी तो एक आखिरी प्रश्न मैं उनसे लूंगी, और अगर कोई दिक्कत हो गई है तो फिर मैं वाइंड अप करूंगी उनकी अनुपस्थिति में धन्यवाद करके। पर फिलहाल मैं भी उनका आधा मिनट और वेट करूंगी, आधा 1 मिनट। विमल जी, आप हमें सुन पा रही हैं? शायद वो हमसे जुड़े, नहीं भी जुड़ेंगी तो उनसे जवाब लेके मैं यहाँ पे डालूंगी। मैं तो सिंपली ये उनसे पूछना चाह रही थी कि 1942 में ही, पहली बात तो डॉक्टर अंबेडकर ही हैं जिन्होंने स्त्रियों की समानता के बारे में इतना सोचा, क्योंकि पुरुष जो है पावर ऑफ सीट आज 2022 में भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 99% तो नहीं है कम से कम। तो उस समय तो हर एक स्त्री की समानता की बात का पुरजोर विरोध होता था, तो उठाने वाले ही वही थे। और उसके बाद 1942 से ही ये शुरू हो गया था कि उन्होंने, मैं एक बार उनका फोन उठा लूं ताकि पता चले कि मुझे वाइंड अप करना है कि नहीं। हेलो
हेलो, आप जुड़ नहीं पा रही हैं? आप जुड़ नहीं पा रही हैं? आप जुड़ नहीं पा रही हैं ना शायद? नहीं, तो इससे मैं वाइंड अप ही करूंगी। उनकी तो मेरे को आवाज आई नहीं है। फोन कर रही थी प्रोफेसर विमल। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि 1942 में ही ये हो चुका था कि दलित महिलाओं को बड़े पैमाने पे उन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व भी सौंपा। तो 42 से वो न केवल स्त्रियां बड़े पैमाने में आंदोलनों में साथ थी समानता के, बल्कि वो नेतृत्व भी कर रही थी। फिर बाद में अचानक ऐसा कैसे हुआ कि महिलाएं पीछे जाती चली गई। तो जो अम्बेडकरवादी वैचारिकी है, मैं एक बार उससे बात, हेलो, एक, जो अम्बेडकरवादी वैचारिकी है उसको मानने वाले लोग भी स्त्री को उसके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इस पे मैं उनकी राय थोड़ी सी जानना चाह रही थी, जो उनसे पूछ के मैं पोस्ट में डालूंगी। और अभी मैं प्रोफेसर विमल थोराट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने शहर में नहीं थी, उनके पास अपने लैपटॉप वगैरह सारी चीजें नहीं है, फिर भी उन्होंने वो सारी असुविधाएं उठाते हुए भी टाइम देने के लिए वो तैयार हुई। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और सारे ऑडियंस जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंत तक बने रहे और अपनी सक्रिय भागीदारी से बातचीत को दो तरफा बनाया, उसी से वो होता भी, एक डायनामिज्म तो उसी से आता भी है। जैसे कंचन और सुनील जी के और कई लोगों के सवालों से, सुनीता जी के सवालों से कुछ ऐसे मुद्दे उठे जो अदरवाइज बातचीत में आने से रह जाते। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अब हम मिलेंगे तीसरे रविवार को किंग्स यूकी में किसी युवा प्रतिभा के साथ। धन्यवाद।